हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं फॉर AI PGT 2025 वो अपन देख रहे थे, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 48 के विषय में। ठीक है, तो टॉपिक नंबर ये आपका 48 है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जैसे आपके हैं, ठीक है, जो फ्रैक्चर वगैरह हैं, भग्न से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो तरुण अस्थि, तो तरुण अस्थि के विषय में क्या बोले हैं सुश्रुत ने? तरुण अस्थि नम्येत, नलक अस्थि भंजियेत, ठीक है, कपाल अस्थि विदीर्णेत, रुचक अस्थि स्फुटन, और वलय अस्थि में क्या है आपका स्फुटन होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है कि तरुण अस्थि में नम्येत, नलक अस्थि भंजियेत, कपाल अस्थि विदीर्ण, रुचक अस्थि स्फुटन, और वलय अस्थि में भी स्फुटन। फिर संधि मुक्त के भेद के विषय में बात करते हैं। तो 6 भेद बताए हैं संधि मुक्त के। कौन से हैं? उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त। तो संधि मुक्त के कितने भेद बताए हैं? 6 भेद बताए हैं। सबसे पहला है आपका उत्पिष्ट। तो उत्पिष्ट में यहाँ पे बताया गया है, इसका क्या लक्षण है संधि मुक्त का? ठीक है, जो सबसे पहले बात करें संधि, 2 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, संधि मुक्त और कांड भग्न। ठीक है, तो संधि मुक्त जो है उसके अंतर्गत उत्प्लिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अतिक्षिप्त, अवक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त ये आते हैं। ठीक है, तो उत्प्लिष्ट का क्या लक्षण है? तो उत्प्लिष्ट जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि सधाव उभयता सोफा वेदना प्रादुर्भाव, विशेषस्त स्नान वेदना प्रादुर्भाव रात्रे प्रादुर्भवंती। ठीक है, तो इसमें क्या है, विशेष रूप से संधि मुक्त में क्या लक्षण देखने को मिलता है उत्प्लिष्ट में? तो संधाव उभयतो सोफ वेदना, वेदना प्रादुर्भाव। तो उभयतो सोफो वेदना, उभयतो सोफो वेदना प्रादुर्भाव विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। नाना प्रकार के वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। ठीक है, तो नाना प्रकार की वेदना होती है रात्रो प्रादुर्भवंती। ये क्या है उत्प्लिष्ट के अंतर्गत बताया गया। फिर आता है आपका विश्लिष्ट। तो विश्लिष्ट में क्या है, अल्प शोथ होता है, वेदना सातत्यम, तो वेदना सातत्यम हो गया, संधि विक्रिया च, ठीक है, तो संधि विक्रिया च, ये सभी क्या है विश्लिष्ट के लक्षण है। तो अल्प शोथ, वेदना सातत्यम, संधि विक्रिया, ये क्या है विश्लिष्ट का लक्षण है। फिर है विवर्तित। तो विवर्तित में क्या है, संधि पार्श्वगमन, विषम विषमांग वेदना। ठीक है, तो संधि पार्श्वगमन और विषमांग वेदना, यानी कि संधि के एक पार्श्व में जाने से अंग में विषमता व वेदना उत्पन्न होता है, ये क्या है विवृत कहलाता है। तो संधि के एक पार्श्व में जाने से अंग में विषमता व वेदना की उत्पत्ति होती है, ये क्या है विवितम कहलाता है। फिर है आपका अतिक्षिप्त। तो अतिक्षिप्त में बताया है संध्या अस्थो अतिक्रांते वेदना च, यानी कि संधियों की दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं, ये क्या है अतिक्षिप्त कहलाते हैं। तो संधियों की दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं, तो ये क्या है अतिक्षिप्त है। अवक्षिप्त में क्या बताया गया है? तो अवक्षिप्त का विशिष्ट लक्षण है संधि विश्लेष तथा तीव्र रुजा। तो संधि विश्लेष तथा तीव्र रुजा, ये क्या है अवक्षिप्त का लक्षण है। तो ये चीज याद रखना है, अवक्षिप्त का क्या लक्षण है? संधि विश्लेष तथा तीव्र रुजा। तिर्यक्षिप्त में क्या बताया गया है? तो तिर्यक्षिप्त में बताया गया है त्वेक अस्थि पार्श्वगमन अत्यर्थ वेदना चेती, यानी कि एक अस्थि पार्श्व में सरक जाती है, वह अत्यधिक वेदना होती है, ये क्या है आपका तिर्यक्षिप्त का लक्षण है। तो त्वेक अस्थि पार्श्वगमन अत्यर्थ वेदना चेती, ये क्या है, एक अस्थि पार्श्व में सरक जाती है, वह अत्यधिक वेदना होती है, ये क्या है अतिक्षिप्त का लक्षण है। तो संधि मुक्त भग्न के अंतर्गत क्या क्या आता है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली उसके लक्षण क्या क्या हैं वो पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कांड भग्न के 12 भेद बताए गए हैं। कौन सा 12 भेद हैं? तो कर्कटक, अश्वकर्ण, चूर्णित, पिच्छित, अस्थि छिल्लित, छल्लित, कांड भग्न। इसके अलावा आपका मज्जानुगत, अतिपातित, वक्र, छिन्नित, पाटित और स्फुटित, ये क्या है 12 भेद बताए गए हैं सुश्रुत के अनुसार कांड भग्न के। ठीक है, संधि मुक्त भग्न के भेद देख लिए, अब कांड भग्न के। अब इसके विशिष्ट लक्षण देखते हैं। जैसे कि कर्कटक में क्या लक्षण बताया गया है? तो कर्कटक के अंतर्गत बताया गया है समूढ़ उभयतो अस्थि मध्य भग्न ग्रंथिर उन्नते कर्कटम। ठीक है, तो समूढ़ उभयतो अस्थि मध्य भग्न ग्रंथिर उन्नतो कर्कटम, ये क्या है आपका कर्कट भग्न का लक्षण है। फिर अश्वकर्ण का लक्षण बताया गया है अश्वकर्णवत उद्गतम अश्वकर्णकम। ठीक है, तो अश्वकर्णवत उद्गतम
अश्वकर्णकम, ये क्या है, अश्वकर्ण का लक्षण है। फिर बोला गया है चूर्णित, तो चूर्णित में क्या लक्षण है, तो स्पर्शमानम शब्दवत चूर्णितम गच्छेत, ठीक है, तो स्पर्शमानम शब्दवत चूर्णितम गच्छेत, ये क्या है, चूर्णित का लक्षण है। फिर इसके बाद में पिच्छित का बताया गया है, तो पिच्छित में क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो पिच्छित पृथुताम गत मन अल्पशोभम, ठीक है, तो पिच्छित का क्या लक्षण है, पिच्छित पृथुताम गत मन अल्पशोभम, ये क्या है, पिच्छित का लक्षण है। फिर है अस्थि छल्लित, तो अस्थि छल्लित में बताया गया है पार्श्व अस्थि हिनोद्गमन अस्थि छल्लितम, तो अस्थि छल्लित का क्या लक्षण है, पार्श्व अस्थि हिनोद्गमन हिमोद्गतम अस्थि छल्लितम। फिर उसके बाद में आता है कांडभग्न, तो कांडभग्न में बताया गया है विल्लते प्रकंपमानम कांडभग्नम, तो कांडभग्न में क्या है, विल्लते प्रकंपमानम कांडभग्नम, ये कांडभग्न का लक्षण है। फिर मज्जानुगत का यहाँ पे लक्षण बताया गया है अस्थव मज्जानुगत का बताया गया है अस्थ्यव्य अस्थि मध्यानुप्रविश्य मज्जानुमहयति, ठीक है, तो ये मज्जानुगत का लक्षण है। तो अस्थ्यवय अस्थि मध्य मनु प्रविश्य मज्जा उन्नहयति, ठीक है, ये मज्जानुगत का है। फिर अतिपातित का लक्षण बताया है अस्थि निःशेषतः छिन्न अतिपातितम, तो अतिपातित का लक्षण क्या है, अस्थि निःशेषतः छिन्न अतिपातितम, यह अतिपातित का लक्षण है। फिर वक्र का लक्षण बताया गया है, तो वक्र का यहाँ पे लक्षण है अभुग्न अभुग्नम विमुक्त अस्थि वक्रम, ठीक है, तो अभुग्नम विमुक्त अस्थि वक्रम, ये क्या है, वक्र का लक्षण है। इसके अंदर छिन्न का लक्षण क्या है, ये श्लोक से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। छिन्न का लक्षण क्या है, अन्यतर पार्श्व विश्लिष्ट छिन्नम, ठीक है, तो अन्यतर पार्श्व विश्लिष्ट छिन्नम, ये क्या है, छिन्न का लक्षण है। फिर इसके बाद में आपका पाटित का लक्षण क्या बताया गया है, तो पाटित का लक्षण बताया है पाटितम अणुबाहु विदारी वेदनश्च, ठीक है, तो पाटितम अणुबाहु विदारी वेदनश्च, ये पाटित का लक्षण है। फिर इसके बाद में स्फुटित का लक्षण आपका बताया गया है, तो स्फुटित का लक्षण बताया है सुखपूर्ण मी वाद्यमात विपुलम स्फुटितम कृतम स्फुटितम मिति, ठीक है, तो ये क्या है, स्फुटित का लक्षण है सुखपूर्ण मी वाद्यमातम विपुलम विस्फुट कृतम स्फुटितम मिति, ये स्फुटित का लक्षण है। कृच्छ साध्य भग्न के विषम बात करें तो कृच्छ साध्य भग्न जो होता है वो अतिपातित, चूर्णित, छिन्नित, मज्जानुगत भग्न, श्वास रोगी, कुष्ठ, क्षतक्षीण, बालक तथा वृद्ध के भग्न है, ठीक है, तो ये कृच्छ साध्य भग्न के लक्षण। कृच्छ साध्य भग्न कौन से हैं, तो अतिपातित हो गया, चूर्णित हो गया, मज्जानुगत हो गया। भग्न के साथ में जब श्वास रोगी मतलब भग्न जब श्वास रोगी, कुष्ठ, क्षतक्षीण, बालक या वृद्ध को होता है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका कृच्छ साध्य हो जाते हैं। फिर असाध्य भग्न कौन से हैं, तो कपाल के भिन्न जो भग्न होते हैं वो आपके असाध्य होते हैं। कटी संधि में संधि मुक्त में जब च्युति हो जाती है तो वो क्या है, आपका असाध्य है। जघन संधि में उत्पिष्ट जो भग्न है वो असाध्य है। फिर बंधन के विषय में बताया गया है कि सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर, साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर और आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर जो है बंधन का समय है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार अधिमंथ के दोष के लक्षण भी देख लेते हैं, ठीक है, तो 4 प्रकार के अधिमंथ से मेनली क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, और रक्तज। तो वातज का क्या लक्षण है आपका, तो वातज अधिमंथ का यहाँ पे लक्षण बताया है नेत्र मुत्याट्यात इव मथते अरणिवत च यत् संघर्ष तोद निर्भेदा मास संरब्ध मलीयम, यानी कि नेत्र में कुंचन होना, अस्फोटन होना, आद्यमान होना, वेपथु का होना तथा सिरो अर्धभस्य वेदना, ठीक है, ये क्या है, वातज अधिमंथ का लक्षण है। तो नेत्र में कुंचन, अस्फोटन, आद्यमान, वेपथु का होना, सिरो अर्धभस्य वेदना, ये वातज अधिमंथ का लक्षण है। फिर पित्तज अधिमंथ का लक्षण बताया है रक्तराजी चितम स्त्रावी हनिमेव वदहेते यकृत पिंडकोपसम दाही क्षारणेक्तमीव क्षतम, ठीक है, तो ये क्या है, पित्तज अधिमंथ का लक्षण है कि सस्वेद, पित्त दर्शन, मूर्छा, सिरोदह युक्त, यह जो है आपका पित्तज अधिमंथ है। तो सस्वेद, पित्त दर्शनम, ठीक है, मूर्छा, सिरोदह युक्त, ये पित्तज अधिमंथ का लक्षण है। रक्त इसके अलावा
यकृत पिंडों को समम, ठीक है, ये आपका लक्षण बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पित्तज अधिमंत का है। फिर कफज अधिमंत में क्या है, स्त्राव होना, कंडू होना, ठीक है। इसके अलावा रूप पश्यंती दुखेन, पाशुपूर्ण मिवली, ठीक है, नासाध्यमान, शिरोदुख, ये सभी क्या है, कफज अधिमंत के लक्षण हैं। वांग भट्ट ने आपका कफज अधिमंत के लक्षण बताए हैं, अधिमंते नतम कृष्णा और नतम शुक्ल मंडलम, ठीक है, तो ये वांग भट्ट ने लक्षण बताए हैं। फिर इसके बाद में प्रवृत्ति परिग्रह है, ठीक है, तो ये जो है आपका कफज अधिमंत का लक्षण है। रक्तज अधिमंत में क्या बताया गया है, तो बंधु जीव प्रतिकाशम तम्यति स्पर्शन अक्षमम, ठीक है, तो बंधु जीव प्रतिकाशम तम्यति स्पर्श अक्षमम, यानी कि रक्त स्त्राव का भी होना, इसके अलावा निस्तोद का होना, ठीक है, पश्यति अग्नि नभम दिशा, ठीक है, तो ये क्या है, रक्तज अधिमंत का लक्षण है। साथ ही साथ रक्तमग्न अरिष्टस्य, यानी कि कृष्ण भाग च लभ्येत, ठीक है, तो रक्त भग्न अरिष्टस्य कृष्ण भागस्य लभ्येत यद्दीप्ते रक्त पर्यन्ते तत्रक्ते अधिमंथितम, ठीक है, तो ये रक्तज अधिमंत का लक्षण है। केवल लेखन योग्य जो रोग हैं वो कौन से हैं, तो श्यावत्म कर्दमात्म, ठीक है, ये केवल लेखन योग्य रोग हैं। छेदन पूर्व लेखन योग्य रोग कौन है, तो छेदन पूर्वक लेखन योग्य रोग उत्संगनी, कुंभिका, वत्मशर्कर है। पित्त विदग्ध दृष्टि में देय घृत कौन से हैं, तो त्रिफला घृत है, और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में देय घृत कौन से हैं, तो त्रिविध घृत है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं सेवनी की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है, सिर में 5, जीवा में 1 और शेप में 1। संघात की संख्या कितनी है, सुश्रुत ने कितना बताया संघात, तो 14 है। गुल्फ में 2, जानु में 2, वक्षण में 2, मणिबंध में 2, कर्पूर में 2, कक्ष में 2, त्रिक प्रदेश में 1 और सिर में 1। सीमंत की संख्या कितना बताया है, तो 14 बताया है, ठीक है, सुश्रुत ने। अस्थि संघात के समय सुश्रुत ने 14 बताया है, वांग भट्ट ने 18 बताया है। फिर कंडरा के विषय में बात करें तो कंडरा की जो संख्या वो सुश्रुत ने 16 बताया है और कश्यप ने 14 बताया है। पैर में 4 होते हैं, तो तत्र हस्तपाद गता नाम कंडरा नखा अग्र प्ररोह। हाथ में बात करें तो 4 होते हैं, कोष्ठ में कंडरा नहीं होता है। ग्रीवा में 4 होता है, ग्रीवा हृदयनी बंधनी नामधो भागनाथ मेढ्रा, ठीक है। पृष्ठ में 4 होते हैं, श्रोणी पृष्ठ निबंधिनी नामो अधोभाग गता नाम बिंबम, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताए गए हैं। फिर जाल के विषय में बात करें तो जाल जो है वो 16 बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें मांस जाल 4 हैं, सिरा जाल 4 हैं, स्नायु जाल भी 4 हैं और अस्थि जाल 4 हैं। तो जाल 16 है, मांस जाल 4, सिरा जाल 4, स्नायु जाल 4, अस्थि जाल 4। कूर्च के विषय में बात करें तो कूर्च 6 हैं, हस्त के 2, पाद के 2, ग्रीवा के 1, मेढ्र के 1, ठीक है, कश्यप ने टोटल 42 बताए हैं। फिर रज्जु के विषय में बात करें तो रज्जु 4 हैं, ठीक है, गयादास ने 8 बताए हैं। तो पृष्ठ वंश के दोनों ओर रस्सी सदृश मोटी दृढ़ मांस होती है, ठीक है, पेशियां 4 हैं, बाह्य 2, अभ्यंतर 2, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मॉडर्न टॉपिक्स यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट या डार्क रूम टेस्ट एंड जो आपका प्रेस्कॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका ग्लोकोमा के लिए किया जाता है, तो ये याद रखना कि वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, डार्क रूम टेस्ट हो गया, प्रेस्कॉल टेस्ट हो गया, ये आपका ग्लोकोमा के लिए करते हैं। फिर बोला गया है इंफ्रारेड रे कैन यूज हार्ट, यहाँ पे आपका बताया गया है हीट कैटरेक्ट, ठीक है, तो इंफ्रा रे यूज रेस कैन कॉजेस, सॉरी, तो अगर इंफ्रारेड जो होता है वो क्या कॉज करता है, तो इंफ्रारेड जो होता है वो आपका हीट कैटरेक्ट को कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा यूवी रे जो होता है कैन प्रोड्यूस सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक है, तो यूवी रे जो होता है वो सेनाइल कैटरेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इन हर्पिस जोस्टर 367 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर लेंस टेक्स इट्स न्यूट्रिशन बाय एक्वस ह्यूमर एंड लिम्बल ब्लड वेसल, ठीक है, तो ये आपका एक्वस ह्यूमर एंड जो आपका लिम्बल जो ब्लड वेसल्स है उससे आपका जो लेंस है वो न्यूट्रिशन जो है लेता है। फिर मेन डेवलपमेंट आपका रेटिना का एक्टोडर्म से होता है, ठीक है,
लेंस का भी एक्टोडर्म से होता है, कॉर्निया का मेसोडर्म से होता है, लीड्स का एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म दोनों से होता है। फिर लेंस मेटाबॉलिज्म इज, यहाँ पे आपका बताया गया है लेंस मेटाबॉलिज्म इज एनियोरोबिक टाइप, ठीक है। फिर मेन नर्व सप्लाई के विषय हम बात कर लेते हैं। तो मेन नर्व सप्लाई जैसे कि आपका स्पेंट्रिक जो पेपली है, ठीक है। तो स्पिंटर जो आपके पेपली है उसको आपका ओक्यूलोमोटर और सिंपैथेटिक जो नर्व है वो सप्लाई करते हैं। डायलेटर जो पेपली है वो उसको आपका ओक्यूलोमोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करते हैं। डायलेटर पेपली है उसको आपका पेपिली है उसको आपका क्या है सर्वाइकल सिंपैथेटिक जो है वो सप्लाई करते हैं। तो ये नर्व सप्लाई को याद रखना है, स्पिंटर को कौन कर रहा है, डायलेटर को कौन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में लेटरल रेक्टस इज ए सप्लाइड बाय 6 cranial nerve, superior oblique is a supplied by 4th cranial nerve, and rest ocular muscles are supplied by 3rd cranial nerve. Tears are produced after 1 week of life. मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑप्थेल्मोलॉजी, कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज़ करते हैं? तो पेरीमीटर है, ठीक है, जिसका अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू एस्टिमेटेड फील्ड ऑफ विजन, ठीक है, इसके लिए पेरीमीटर का यूज़ करते हैं। टोनोमीटर का अपन यूज़ किसके लिए करते हैं? तो फॉर ऑकुलर प्रेशर के लिए अपन जो है टोनोमीटर का यूज़ करते हैं। गोनियोस्कोप का यूज़ किसके लिए किया जाता है? फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। फिर ऑप्थेल्मोस्कोप का प्रयोग विजुअलाइज रेटिना, ठीक है, रेटिना को विजुअलाइज करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रेटिनोस्कोप का जो है रिफ्रैक्टिव एरर के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है, उपयोग। इसके अलावा आपका इसेरा चार्ट का जो प्रयोग है वो आपका क्या है, कलर विजन के लिए किया जाता है। स्नेल चार्ट का जो यूज़ है आपका डिस्टेंस विजन के लिए किया जाता है, और आपका जेगर्स चार्ट का जो यूज़ है वो आपका प्रेस बायोप्सी में करते हैं। इसके अलावा कॉमनेस्ट साइनोसाइटिस कौन से हैं? तो मैक्सिलरी। डायग्नोसिस ऑफ साइनोसाइटिस, तो इसमें आपका कांस्टेंट हेडेक आपको देखने को मिलेगा, एंटीरियर एथमाइडाइटिस, ठीक है। और इसके अलावा फोरनून हेडेक जो है वो आपको फ्रंटल साइनोसाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो कांस्टेंट हेडेक एंटीरियर एथमाइडाइटिस में देखने को मिलेगा। फोरनून हेडेक जो है वो आपका फ्रंटल साइनोसाइटिस में देखने को मिलते हैं। आफ्टरनून हेडेक जो है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में देखने को मिलते हैं। और रेट्रोओकुलर हेडेक जो है वो आपका स्पोनाइडल साइनोसाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि डिस्टेंट विजुअल एक्विटी इज ए टेस्ट बाय स्नेल्स टाइप टेस्ट, ठीक है। नियर विजन टेस्ट को क्या बोलते हैं? जेगर्स चार्ट बोला जाता है। इसमें 35 जो डिस्टेंस है, 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस से अपन ये टेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद में मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया रबिंग द आई बॉल इज नोन एज ट्रेकिएसिस, ठीक है। तो मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया रबिंग द आई बॉल, इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिएसिस कहते हैं। फिर इनवर्ड टर्निंग ऑफ लीड मार्जिन इज नोन एज एट्रोपियन, ठीक है। तो इंट्रोपियन किसको बोलते हैं? तो इनवर्ड टर्निंग ऑफ लीड मार्जिन इज नोन एज इंट्रोपियन। फिर आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लीड मार्जिन उसे क्या बोलेंगे? एक्ट्रोपियन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है एन अबनॉर्मल एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया टेक प्लेस ऑफ मियोबियन ग्लैंड इज नोन डिस्टेशिया, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेशिया कहलाता है। इसके अलावा अब्सेंट ऑफ सीलिया वो क्या कहलाएगा? मेरोसिस कहलाता है। फिर हॉरिजेंटल पाल्पेबर अपेरेचस इज 28 to 30 mm in size, and vestical palpebral appearance is 8 to 10 mm in size, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजरमेंट भी याद रखना। डाइविशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई इज कॉल्ड स्क्वेट, ठीक है। तो स्क्वेंट कहलाता है आपका
डेविएशन इन द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई, वो क्या कहलाएगा, स्क्वेंट कहलाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका थिनेड आउट बल्गिंग आर ऑफ स्क्लेरा विच इज लाइंड बाय यूवियल टिश्यू, दिस डिसीज इज नोन एज स्टेप्लोमा। तो स्टेप्लोमा के विषय में ये चीज़ ध्यान रखना। फिर कॉर्निया हैज़ 5 लेयर, ठीक है, कॉर्निया में 5 लेयर होते हैं। फिर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज एग्जामिन बाय, इसके द्वारा एग्जामिन करते हैं, प्लेसिडो डिस्क के द्वारा अपन जो है कर्वेचर का एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया के कर्वेचर का क्या है, प्लेसिडो डिस्क के द्वारा अपन एग्जामिन करते हैं। फिर कैरेटिक प्रेसिपिटेस आर सीन इन यूवेलाइटिस, ठीक है। तो यूवेलाइटिस के केस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूवोवेस्कुलराइजेशन ऑफ ए आइरिस इज नोन एज रिबियोसिस इरिडिस, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज कितना रहता है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर तो 10 से लेकर के 21 mmHg के बराबर रहता है। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय आपका जो स्वाइटस टोनोमीटर है उसके द्वारा अपन इंट्राओकुलर प्रेशर को अपन मेजर करते हैं। फिर फंडल एग्जामिनेशन इज डन बाय ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज 1.5 mm। इसके अलावा डिस्क इज ए स्लाइटली स्मॉलर इन हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्गर इन मायोपिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नॉर्मल कप डिस्क रेशियो इज 1:3, तो नॉर्मल कप डिस्क रेशियो कितना है, 1:3 रहता है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चेरी रेड स्पॉट इन फंडस इज सीन इन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर करते हैं अपन लोग, तो गोनियोस्कोपी के द्वारा मेजर करते हैं। विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर के द्वारा विजुअल फील्ड को अपन मेजर करते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ कॉर्निया कितना रहता है, 1.37। एक्वस ह्यूमर एंड वाइट्रस ह्यूमर का जो रेशियो एक्वस ह्यूमर एंड वाइट्रस ह्यूमर इज ए 1.33 एंड क्रिस्टलाइन लेंस इज 1.42, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई इज 16 डाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्लस 16 डाई। कॉर्निया कंट्रीब्यूट 45 डी एंड लेंस कंट्रीब्यूट 15 डी, ठीक है। ऑप्टिक नॉर्मल आई इज डिफाइंड एज एमेट्रोपिया, ठीक है। Absence of a crystalline lens from the lens is defined as aphakia. Refractive error in which refraction varies in the different merids is known as astigmatism, ठीक है। तो refractive error in which refraction varies in the different merids is known as astigmatism कहलाता है। When total refraction of two eye in unequal, that condition is called, क्या कहलाता है यह कंडीशन, तो एनिसोमेट्रोपिया कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में फिजियोलॉजिकल इनसफिशियंसी ऑफ accommodation and leading of failing vision of near is known as presbyopsy. An objective method of finding out the error of refraction by the method of न्यूट्रलाइजेशन क्या कहलाता है ये, तो रेटिनोस्कोपी कहलाता है, ठीक है। फिर बोला गया है द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज मेजर्ड बाय, तो केरेटोमीटर के द्वारा अपन मेजर करते हैं। फिर मोस्ट एडवांस मायोपिक रिफ्रैक्शन सर्जरी इज लेसिक सर्जरी। ट्रोकोमा इज ए कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस। फिर हर्बिट्स फॉलिकल्स आर सीन इन ट्रोकोमा में आपको देखने को मिलते हैं। कॉबल स्टोन अरेंजमेंट, तो कॉबल स्टोन
arrangement of papilla is characterized in vernal केरोटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो वर्नल केरोटो कंजक्टिवाइटिस में ये यहाँ जो है अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डेंड्राइटिस या फिर आपका जियोग्राफिकल अल्सर या दिस फॉर्म केरेटेराइटिस इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय वायरल हर्पीस कैरेक्टराइटिस। ठीक है, तो वायरल हर्पीस कैरेक्टराइटिस। इसके अलावा स्फिंटर पेपिला इज ए सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। इसके अलावा डायलेटर पेपिला इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व। वॉल्यूम ऑफ वाइट्रस इज 4 ml। सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिना इंटीरियर सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसके अलावा सप्रेशन ऑफ ए न्यूरोसेंसरी रेटिना proper from the pigment epithelium is known as retinal क्या कहलाएगा ये आपका रेटिनल डिटेचमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है रेटिनल डिटेचमेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें सप्रेशन हो रहे हैं। फिर मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड इज रेटिनोप्लास्टोमा। ठीक है, बच्चों में मोस्ट कॉमन होने वाला कौन सा है आपका रेटिनोप्लास्टोमा। फिर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स हैं R6 कौन सा, 4 आपके रेक्टाई हैं और 2 आपके ऑब्लिक हैं। ठीक है, लेवेटर पाल्पेबल सुपेरियर इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। ठीक है, तो लेवेटर पाल्पेबल सुपेरियर इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। फिर एक्यूट सुप्राएक्टिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जीन्स इज नोन एज स्टाइल। ठीक है, फिर सबका डेफिनेशन ही ऐसे ही याद रखना है। फिर क्रोनिक नॉन इफेक्टिव ग्लोमेरेटस इन्फ्लामेशन ऑफ मल्बियन ग्लैंड इज नोन एज चैलेजन कहलाता है। फिर सुप्रेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द मीबोबियन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट इज नोन एज इंट्राहर्डेमम। फिर सबकी ये डेफिनेशन ही याद रखना है। ठीक है, कि स्टाइल किसको बोलते हैं, चैलेजन किसको बोलते हैं, स्टिग्मेटिज्म किसे बोला जाता है, इंट्राहर्डेमम किसे बोला जाता है। ठीक है, लिपिड डिपोजिशन इन ए लिपिड डिपोजिशन होता है आपका हिस्टोसिस इन द डर्मिस ऑफ द लिपिड ऑफ द लीडिन, वो क्या कहलाएगा आपका जेंथलिज्म कहलाएगा। ठीक है, लिपिड का डिपोजिशन होता है आपका कहाँ पे, आपका डर्मिस ऑफ द लीड, तो वो क्या है आपका जेंथोलिज्म कहलाते हैं। फिर लेंथ ऑफ नेजोलैक्राइमर डक्ट 15 से 18 mm का होता है और इसके अंदर टीयर फिल्म के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, म्यूकोस, एक्वस एंड लिपिड लेयर। WHO डिफाइंड ऑफ ब्लाइंडनेस विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60। स्नेलेंस जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो है WHO ने डिफाइन किया है ब्लाइंडनेस को। लार्जेस्ट कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस इज क्या है आपका कैरेक्टर इन वर्ल्ड वाइड, सॉरी कैटरेक्ट इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉजेस क्या है ब्लाइंडनेस का, तो कैटरेक्ट इन वर्ल्ड वाइड, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इन आई बेसिस बर्न इज मोर हार्मफुल देन एसिड बर्न। ठीक है, तो आई बेसिक जो आपका आई बेसिक जो बर्न होता है वो मोर हार्मफुल होता है देन एसिड बर्न। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपका ये वाला जो पार्ट है ना वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत पैथोलॉजी के अंतर्गत तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो ऐड करने थे मॉडर्न के अकॉर्डिंग, जो आपको ध्यान में रखने हैं कौन से हैं कि लार्जेस्ट कॉजेस क्या है ब्लाइंडनेस का, तो कैटरेक्ट है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा जो नॉर्मल क्या बोल सकते हैं चैलेजन है
वो क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होते हैं, जेंथेलिज्म क्या होते हैं, ठीक है। विजुअल एक्विटी टेस्ट में कितना जो है WHO का बताया गया है, ठीक है, ब्लाइंडनेस को कितने में डिफाइन किया गया है विजुअल एक्विटी टेस्ट में स्नेलन चार्ट के अनुसार। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसको अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।